नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 की तरफ देख पा रहे हैं हड़प्पा स्थल है और सूची 2 की तरफ यहाँ पे उसके स्थानों को दिया गया है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है मांडा। मांडा का स्थान काफ़ी फेमस है। हड़प्पा काल का देखा जाए तो सबसे उत्तरी भाग के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जिसे पूछ सकता है कि मांडा किस रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, धौलावीरा है। तो यहाँ पे करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल किस नदी के किनारे है तो ये हो जाएगा बिल्कुल ही चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे दायमाबाद। दायमाबाद का संबंध यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र से। ये भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट स्थान है और इसकी इम्पोर्टेंस इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक इसके जो खुदाई है, खासकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीमों के द्वारा 3 टाइम्स अभी तक इसकी खुदाई यहाँ पे कराई जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कालीबंगा। कालीबंगा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान से। तो कालीबंगा देखेंगे यहाँ पे तो एक बहुत ही पुरानी नदी है, जिस नदी का नाम है दृशदावती। दृशदावती नदी बिल्कुल ही इसी नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो नदी थी, माना जाता है कि खासकर अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस समय की काफ़ी फेमस नदी थी, जैसे कि यमुना आज भी बहती है। एक सरस्वती नदी भी थी। तो खैर, तो सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल ही इन दोनों नदियों के बीच में बहती थी। माना जाता है कि दृशदावती सरस्वती नदी की सहायक नदी भी थी। तो ऐसे प्रश्नों को भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा से, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह देखा जाए तो एक स्थल है घग्घर हकरा नदी। घग्घर हकरा नदी के मैदान में यह स्थित है। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 3 और बी का 4। ए का 3, बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे भी वही दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ वैदिक नदियाँ और दूसरे साइड दिया यहाँ पे आधुनिक नाम। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनने की संभावना बनी रहती है। तो नंबर 1 है यहाँ पे कुभा। कुभा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक नाम के रूप में काबुल। और उसके बाद है परुष्णी। ये तो बहुत फेमस है। परुष्णी का संबंध हो जाएगा रावी से। और सदा नीरा का मतलब हो जाएगा गंडक नदी से। और सतुद्री का संबंध यहाँ पे हो जाएगा सतलज नदी से। तो गंडक नदी आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। गंडक नदी सदा नीरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का यहाँ पे हो जाएगा 4। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थान या फिर कौन पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ऐसे प्रश्न बार बार बीपीएससी बनाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बोध गया। बोध गया की बात करें यहाँ पे तो बिहार में गया जिले में यह स्थित है। और महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा एक धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थान इसी बोध गया में स्थित है। यही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बिल्कुल ही निरंजना नदी के तट पर स्थित। यह काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का जो सबसे बड़ा कारण है कि गौतम बुद्ध को यहीं पे यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से देखेंगे तो बोध गया हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए यहाँ पे तीर्थ यात्रा और पूजा का विषय रहा है। जैसे कि बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो मुख्य 4 स्थल है, उन 4 स्थलों में यहाँ पे इसको शामिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 बात करें, यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा कुशीनगर।
कुशीनगर के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि सारनाथ हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे बोध गया हो जाएगा। तो 4 क्षेत्रों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ है कुशीनगर। कुशीनगर जो कि वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का ही एक शहर है कुशीनगर। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ बौद्ध का यहाँ पे मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण यहीं पे प्राप्त किया हुआ था, अर्थात बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी इसी कुशीनगर में हुई थी। अभी वर्तमान में यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल यहाँ पे बन चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी यहाँ पे नेपाल में आपको लुम्बिनी प्रांत के रूपन्देही जिले में एक बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। लुम्बिनी में ही बुद्ध का यहाँ पे देखा जाए तो जन्म हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे है ऋषिपट्टनम, ध्यान रखिएगा ऋषिपट्टनम। इसको पहले यहाँ पे सारनाथ के नाम से जाना जाता था, ऐसे नाम भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और सारनाथ का जो बेहद ही फेमस जो हिरण्य पार्क है, जैसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिरण्य पार्क वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी हुई थी और जहाँ बौद्ध संघ जैसे कि कोंडना है यहाँ पे उसके ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया हुआ था। तो चारों ऑप्शन पे हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे कर्पूरी मंजरी। यहाँ पे कर्पूर मंजरी यहाँ पे लिखा गया है हर्ष के द्वारा, अर्थात हर्षवर्धन के द्वारा। देखा जाए यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है जो कि बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि देखिए जब भी आप हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष के द्वारा यहाँ पे व्यापक रूप से 3 संस्कृत नाटकों की यहाँ पे माना जाता है कि रचना की गई थी। 3 जो संस्कृत नाटक की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रत्नावली, इसके अलावा हो जाएगा नागानंद और एक और है यहाँ पे प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका एग्जाम में बार बार इसे भी पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कर्पूर जो मंजरी की जो रचना की गई थी, इसके जो वास्तविक जो लेखक है उनका नाम है यहाँ पे राजशेखर। राजशेखर कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटकार एवं काव्य मीमांस लेखक यही है राजशेखर के द्वारा यहाँ पे रचित की गई है। मतलब रचित की गई थी, माना जाता है कि उनकी जो भी पत्नियां थी, ठीक है, अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए, जैसे कि इतिहास के पन्नों में कुछ जिक्र मिलता है, अवंती, सुंदरी, स्वाद, सिद्धि, ठीक है, उनकी जो भी पत्नियां थी अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए कर्पूर मंजरी यहाँ पे लिखा गया था। इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो माना जाता है कि लगभग 880 से लेके 920 ईस्वी के बीच इसको यहाँ पे लिखा गया था। बाकी सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मालविका अग्निमित्र हो जाएगा कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा और सौंदरानंद हो जाएगा यहाँ पे अश्वघोष घोष के द्वारा। इस प्रकार करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए। नेक्स्ट है यहाँ पे पुड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित था। देखिए इस तरह का जो शब्दावलिया है, स्थान का नाम है, काफ़ी एग्जाम में देखिए अभी वर्तमान में बहुत ही ट्रेंड में, चाहे बीपीएससी की बात कर ले, यूपीएससी की बात कर ले, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इसकी देखिए यहाँ पे हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर यहाँ पे ए, उत्तरी बंगाल में पुंडरा। ध्यान से देखिए पुंडरा, यही पुंडरा साम्राज्य हुआ करता था उत्तरी बंगाल में। पुंडरा साम्राज्य का पुंड्रुवर्धन देखा जाए तो बंगाल में एक प्राचीन साम्राज्य था और जिसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी थी जिसका नाम था पुंडरा नगर। पुंडरा नगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में देखेंगे थे उत्तरी बांग्लादेश के बोगरा जिले के, बोगरा जिले के एक जगह का नाम है महास्थानगढ़।
महास्थान गढ़ में देखने के लिए मिल जाएगी। ये काफ़ी फेमस गुरु है यहाँ पे, खासकर जैनों के प्रसिद्ध गुरु आचार्य भद्रबाहु का माना जाता है कि जन्म यहीं पे हुआ था। आचार्य जो भद्रबाहु थे, भद्र बाहु का जो जन्म हुआ था, जो कि जैनों के तीर्थंकर यहाँ पे रह चुके हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ था महास्थान गढ़ में। चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की शादी सिंहला राजकुमार से कर दी? काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है, जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस शासक का नाम है यहाँ पे कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम तमिल में देखेंगे यहाँ पे तो कुलोत्तुंग एक उपाधि हुआ करती थी। कुलोत्तुंग का संबंध यहाँ पे था उपाधि से, और जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता था अपनी जाति का उत्कर्ष, अपनी जाति का उत्कर्ष। तो ये उपाधि यहाँ पे धारण किया गया था। किसके द्वारा धारण किया गया था? तो जो मूल जो नाम था, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। और इसके पिता का नाम था, इसके पिता का नाम था राज राजा नरेंद्र। राज राजा नरेंद्र। अब इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, देखेंगे यहाँ पे जो राजेंद्र द्वितीय था जिसने कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि धारण की थी, जिसने श्रीलंका को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया था और अपनी बेटी की शादी सिंहला राजकुमारी से यहाँ पे सिंहला राजकुमार से यहाँ पे कर दी थी। चालुक्य वंश का राजकुमार था। अभी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चालुक्य वंश का, देखिए चालुक्य वंश का राजकुमार तो जरूर था, लेकिन उसकी जो माँ थी, इसकी माँ थी जिसका नाम था अमांग देवी। अमांग देवी एक चोल राजकुमारी थी, एक चोल राजकुमारी थी और काफ़ी फेमस शासक राजेंद्र चोल प्रथम की ये बेटी थी। राजेंद्र चोल प्रथम की यह बेटी थी। और इसके जो पिता है यहाँ पे, ये जो राज राजा नरेंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूर्वी चालुक्य वंश के शासक थे। पूर्वी चालुक्य वंश के शासक थे। तो अब यहाँ पे दोनों में आप रिलेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका संबंध है चोलों से यहाँ पे जोड़ा जाता है कि चोल सम्राट जिसने श्रीलंका को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की शादी सिंहला राजकुमारी से यहाँ पे, बार बार राजकुमारी आ रहा है, सिंहला राजकुमार से यहाँ पे कर दी थी, जिसका नाम है कुलोत्तुंग प्रथम। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी फेमस यहाँ पे कुछ कवियों का भी नाम है, कंबन है, कुट्टान है, नन्नयन है, टिक्कन है। यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4, नन्नयन और यहाँ पे टिक्कन। बाकी को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कंबन काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, पहले इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे देख रहे जो नन्नय दिया है, पूरा नाम है यहाँ पे नन्नय भट्टारक। नन्नय भट्टारक, भट्टारक। ये पूर्वी चालुक्य राजा, अभी मैंने जिसका जिक्र किया हुआ था, राज राजा नरेंद्र के अनुरोध पे, और ये राजा नरेंद्र कहाँ का हो जाएगा यहाँ पे? तो चालुक्य शासक, पूर्वी जो चालुक्य जो शासक था, चालुक्य लोग भी बटे हुए थे, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ऐसे थे यहाँ पे। तो ये थे यहाँ पे पूर्वी चालुक्य राजा राजा नरेंद्र के अनुरोध पर नन्नय के द्वारा, नन्नय भट्टारक के द्वारा यहाँ पे संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है तेलुगु अनुवादों के लिए यहाँ पे जाना जाता है। अब इसकी जो व्याख्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो व्याख्या जो की गई थी, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन जो किया गया था, चंपू शैली में किया गया था। और इसमें इतनी सादगी और चमक कह सकते हैं, इतनी उत्कृष्टता, मैंने साहित्यिक उत्कृष्टता का भाव है कि कई विद्वान इस समय
तेलुगु के साहित्यकारों के अस्तित्व की संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। खासकर नन्नई के द्वारा जो भी यहाँ पे कृतियाँ रची गई है नन्नई भट्टारकर द्वारा, उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे एक और नाम है टिक्कन। देखिए टिक्कान का जो संबंध है यहाँ पे काकतीय वंश से है। यहाँ पे काकतीय वंश से है, और काकतीय वंश के देखा जाए स्वर्ण युग के दौरान एक तेलुगु भाषा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये भी कविताओं की त्रिमूर्ति में जैसे कि नन्नय है, टिक्कन है, ये सब काफ़ी फेमस नाम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरे कवि थे जिनके जो कि महाभारत के तेलुगु अनुवाद में किया हुआ था। तो नन्नय यहाँ पे हो जाएगा जिन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था पहला, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा टिक्कन जिसने महाभारत का तेलुगु में यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया हुआ था। उसके बाद एक और नाम है यहाँ पे कम्बन का भी नाम है। कम्बन या इन्हीं को कंबर भी बोला जाता है, या फिर कवि चक्रवर्ती कम्बन भी बोला जाता है। यह भी एक मध्यकालीन तमिल कवि और रामावतारम के लेखक थे। रामावतारम के लेखक थे जिन्हें महाकाव्य रामायण के तमिल संस्करण कंबा रामायण, ध्यान रखिएगा, कंबा रामायण के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार करेक्ट उत्तर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे सी, 3 और 4। किसके शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार सिक्कों पर अंकित करवाया गया था? पहली बार सिक्कों पे अंकित करवाया हुआ था। तो देखिए बगदाद के खलीफा, जो भी यहाँ पे खलीफा हुआ करता था, जो कि पूरे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था धर्म गुरु के रूप में, तो उसका अंकित करवाने का मतलब है कि हम बिल्कुल ही उसके छत्र छाया में उसकी अधीनता को स्वीकार करके यहाँ पे चल रहे हैं। और इसको कराया गया था शुरुआत तौर पे ही देखेंगे तो इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का मानना था कि हम गुलाम हैं, ठीक है, और हम इतना मतलब स्वायत्त नहीं है पूरी तरीके से, या फिर हम मतलब इतना हम होता है ना पवित्र नहीं है यहाँ पे कि हम एक काम कर सकते हैं। तो इल्तुतमिश को जैसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और इल्तुतमिश ने करवाने के पीछे होता है ना कि वैधता प्रदान करना, वैधता प्रदान करना। जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि एंशिएंट एरा में देखेंगे तो बहुत सारे जो शासक थे यज्ञ वगैरह कराते थे, उसका सबसे बड़ा कारण था एक वैधता प्रदान करवाना। वैसे ही यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे खलीफा का नाम यहाँ पे पहली बार सिक्कों पर अंकित करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ को नहीं करवाया था, देखेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया हुआ था? इस टाइप के प्रश्न देखिए आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, इस टाइप का आपको काफ़ी प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, हरविजय सूरी। प्रसिद्ध जैन आचार्य यही थे जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया हुआ था, जिनका नाम है हरविजय सूरी। ये यहाँ पे जो जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर वाला ब्रांच है, ठीक है, ये श्वेतांबर शाखा से बिलोंग करते हैं, और उन्हें मुगल सम्राट अकबर को, ठीक है, जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर कर सकते हैं कि होता है ना कि अपने धर्म के बारे में बताया, क्या पता अपना शासक धर्मांतरण कर ले। माना जाता है कि 1582 ईस्वी के आसपास सम्राट अकबर ने हरविजय सूरी को जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए कि क्या इसकी थ्योरी है, क्योंकि अकबर इन सारे चीज़ों में काफ़ी देखेंगे तो चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन देखिए सारे ही धर्मों में यही एक शासक की कुशलता होती है, जो कि आस्था रखते हुए सारे धर्मों के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। और फाइनली कंक्लूजन क्या है कि सारे धर्मों का जो मूल जो सार है एक ही है। यहाँ पे सारे धर्मों का उद्देश्य जो है एक ही है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो माना जाता है कि सबसे पहले अबुल फजल और बाद में अकबर के साथ धर्म और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी हरविजय सूरी के द्वारा। और हरविजय सूरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि अकबर के द्वारा इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। जगत गुरु की यहाँ पे उपाधि दे दी गई। अब जैसे नाम ही है जगत गुरु, जिसका अर्थ हो जाएगा विश्व शिक्षक या विश्व का
उपदेशक। इसमें एक और नाम है पुष्पदंत का, इसके भी बारे में हम लोग देख लेते हैं, हालांकि करेक्ट उत्तर बी ही हो जाएगा। पुष्पदंत यहाँ पे जैन धर्म में पुष्पदंत को यहाँ पे सुविधानाथ के नाम से भी जाना जाता है, सुविधानाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और है यहाँ पे यशोभद्रा। यशोभद्रा 17वीं शताब्दी के जैन दार्शनिक भिक्षु थे। मतलब मॉडर्न एरा भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। 17वीं शताब्दी है तो मॉडर्न या फिर मिडेवल एरा भी कह सकते हैं। मिडेवल एरा के काफ़ी फेमस दार्शनिक भिक्षु थे और यहाँ पे इनको एक फिलोसफर के तौर के रूप में, एक तर्कशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। अशोक के समकालीन तुरामया किसके शासक थे? नाम है यहाँ पे तुरामया किसके शासक थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मिस्र के। अशोक के द्वारा कई सारा शिलालेख देखिए लिखवाया गया था, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, जिसमें बड़े बड़े शिलालेखों में देखेंगे, खासकर 13वें शिलालेख में यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली जो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे 5 यूनानी समकालीन राजाओं का भी इतिहास मिलता है। और इसी में देखेंगे तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है तुरामया, इसी की जो पहचान है यहाँ पे उस समय का जो समकालीन जो शासक था मिस्र का, उसके रूप में की गई है। तो जैसे नाम है तुरामया, इसका मतलब कि जो तुरानियन जो राजवंश था, तुरानियन राजवंश था, उसी का शासक था तुरामया, जिसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा मिस्र से। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? देखिए उस समय मराठों का जो नेतृत्व आ चुका था ताराबाई के हाथों में आ चुका था। तो ताराबाई कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, छत्रपति राजा राम भोसले की ये रानी थी। और इसकी मतलब कह सकते हैं कि इसकी मृत्यु के पश्चात, राजा राम के मृत्यु के बाद से मराठा क्षेत्रों के मुगल कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध को जीवित रखने के लिए यहाँ पे ताराबाई के द्वारा अपने अल्पायु जो पुत्र था यहाँ पे, ठीक है, उसको शासक बना दिया गया था, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। ध्यान रखिएगा, शिवाजी द्वितीय, प्रथम नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। शिवाजी द्वितीय मतलब नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय को यहाँ पे राजा राम का उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया गया था। टाइम पीरियड देखा जाए यहाँ पे ताराबाई का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1700 से लेके 1708 तक। अब यहाँ पे जब शासक घोषित कर दिया गया था छत्रपति के रूप में, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ताराबाई खुद यहाँ पे मराठा साम्राज्य के कमांडर इन चीफ के रूप में, या फिर कह सकते हैं ना पूरा संरक्षणकर्ता के रूप में मतलब बन गई थी शिवाजी द्वितीय के। आगे चल के मामला भी होगा, देखेंगे, ठीक है। काफ़ी मराठों का जो ब्रांचेज है लंबा चौड़ा फैला हुआ है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? देखिए राजा राम मोहन राय को यहाँ पे राजा की उपाधि दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। राजा राम मोहन राय नाम ही काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके अलावा ब्रह्म सुधार के या फिर ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में, ब्रह्म समाज की जिनके द्वारा 1828 में यहाँ पे स्थापना भी की गई थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके पहले 1814 में देखेंगे जिनके द्वारा आत्मीय सभा का भी गठन किया गया था। और ये सब क्या कर रहा है? तो समाज को देखिए सुधारने का प्रयास किया गया था। पेंशन की बात थी अकबर द्वितीय का, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा उनकी बात को उठाया गया था, इसीलिए यहाँ पे अकबर द्वितीय के द्वारा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय के द्वारा यहाँ पे राजा मोहन राय को राजा की यहाँ पे उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, इन सारे ही प्रथाओं को समाप्त करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कई सारे इतिहासकारों के द्वारा
इनको यहाँ पे बंगाल का पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, बंगाल का पुनर्जागरण का जनक। निम्नलिखित में से किस कॉलेज का अनुमान सबसे पहले लगाया गया था? अनुमान सबसे पहले लगाया गया था, उस कॉलेज का नाम था, देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो पहले देखेंगे तो इस तरह के नाम होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। ठीक है, नाम यहाँ पे ज़रूर होता था, लेकिन वैसी कोई एक्टिविटी नहीं थी। सारे धर्म के लोग मिल के स्टडी करते थे। हिंदू कॉलेज देखेंगे तो लगभग यह 1817 में स्थापित हुआ था और माना जाता है कि भारत की सबसे पुरानी संस्था में से एक है। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता को पहले ही यहाँ पे हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में यहाँ पे जाना जाता था। लगभग 193 वर्ष बाद 210 के आसपास, 210 नहीं है, 2010 के आसपास से यहाँ पे इसको विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया था, जिसका नाम है हिंदू कॉलेज यहाँ पे कलकत्ता। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शारदा अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी तय की हुई थी? शारदा एक्ट यहाँ पे लाया गया था। इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 भी यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था इस अधिनियम को, और इसमें विवाह के लिए खासकर उम्र तय किया गया था 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष, सॉरी, हाँ, 14 वर्ष लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए, और 18 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे लड़कों के लिए, मेल के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड यहाँ पे समाचार पत्र है और दूसरे तरफ यहाँ पे भाषा दिया हुआ है। आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड है इस तरह का भी सवाल पूछे जाने का। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे भारत मित्र। देखिए, भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अपने शुरुआती संपादकों में देखेंगे जिसमें बाल मुकुंद गुप्ता, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बहुत फेमस नाम है, और उस समय ये प्रमुख हिंदी समाचार पत्र बन गया था। तो भारत मित्र का संबंध यहाँ पे हो जाएगा हिंदी से। इसके अलावा है दूसरा राष्ट्र माता। इसकी शुरुआत 1888 में की गई थी, 1888 में की गई थी, और करने वाले थे यहाँ पे सखाराम पाटिल। सखाराम पाटिल नाम ही लग रहा है आपको, देख पा रहे हैं। इसकी जो भाषा थी मराठी थी। तीसरा है यहाँ पे प्रजा मित्र, चंद्रकांत केनी के द्वारा शुरू किया गया था गुजराती भाषा में। और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे नायक कोल्हापुर के साहू यानी साहू चतुर्थ के द्वारा नायक अखबार की शुरुआत की गई थी बंगाली भाषा में। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, बी का 4। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के यहाँ पे चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चुनना जाए यहाँ पे। ठीक है, सही का चयन करना है। तो जहांगीर, ये सबको पता है कि चित्रकला कितना प्रेमी था वो। अब कौन कौन उसका दरबार में चित्रकला से संबंधित रखते हैं, नाम देख लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, अब्दुस समदी है। अब्दुस समदी की हम लोग बात करें तो यह अकबर के समय का है, ध्यान रखेंगे, अकबर के समय में है। और अकबर के समय में इसने बहुत सारी फारसी लघु चित्रकारों को बनाया हुआ था। उसके बाद दूसरा है अब्दुल हसनी है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर से, और इसने भी कई सारे लघु चित्रों को बनाया हुआ था। काफ़ी फेमस नाम है, देखेंगे अका राजा, ये भी जहांगीर के दरबार से बिलोंग करता था। अका राजा यह गिने चुने चित्रकारों में आता है, क्योंकि ईरानी साम्राज्य के कुछ अन्य कुलीनों की तरह बहुत सारे जो थे ना सफ़ाविदों के अंतर्गत, या फिर जो वहाँ पे रहते थे, जैसे जैसे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर भारत में मौका पाके अमीर के रूप में आके बस गए इधर, बहुत सारे वहाँ के जो अमीर थे इधर आ गए। और इसमें देखेंगे तो एक अका रिजा भी था, जो कि काफ़ी ही युवा व्यक्ति था, जो सम्राट जहांगीर के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो इसका दो ही ऑप्शन करेक्ट हो जा यहाँ पे हो जाएगा, अब्दुल हसनी, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अका रिजा। मीर सैयद अली देखिए यहाँ पे, ये भी एक फारसी लघु चित्रकार था, लगभग ये भी मुग़ल वंश के समय का ही है, अकबर के काल का, अकबर के काल का। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, देख पा रहे हैं। अब्दुल समदी और मीर सैयद अली का संबंध हो जाएगा अकबर के चित्रकार से, और अबुल हसनी और अका रिजा का संबंध हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर के चित्रकार से। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। चूँकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, तो इधर हम लोग पूरा पूरा टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, इधर कौन हो जाएगा? अकबर ही हो जाएगा। 1556 से लेके 1605 तक यहाँ पे अकबर के द्वारा शासन किया गया था। ऐसे भी प्रश्नों को कोरिलेट करके पूछा जाने का प्रयास करता है कि देखिए ये घटना कहाँ हो रहा है, घटना हो रहा है यूरोप में, ब्रिटेन में हो रहा है, और उसका संबंध भारत से कैसे जुड़ रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। वैसे ही यहाँ पे और भी, जैसे कि जब विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे विदेश यात्री आते हैं, या विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ देखेंगे तो उस समय जो भी उत्तर भारत में कौन कौन शासक था, बिल्कुल ही पैरेलल यहाँ पे चीज़ों को पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल वे में स्टडी करने का प्रयास करना है, और मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा। अकबर के बारे में बहुत सारा चीज़ों को मैंने बता दिया है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ये लोग तो ठीक है, इसका तो चर्चा डे 1 से हम लोग कर रहे हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? इस टाइप का प्रश्न देखिए खूब आजकल पूछने का ट्रेंड है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, विधायक तो थे ही, राजनीतिक नेता भी थे, साथ में देखेंगे तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात की जा रही है सह संस्थापक, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसमें ये भी थे विट्ठल भाई पटेल सह संस्थापक के रूप में। कौन थे ये देखिए, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, सरदार पटेल के बड़े भाई, सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। इन्हीं को 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनके द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था, जैसे कि 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में, बॉम्बे प्रांतीय, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधान परिषद में बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और द टाउन प्लानिंग बिल पर 2 बिलों में, एक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 2 बिलों की यहाँ पे बात की जा रही है, इन दोनों बिलों में यहाँ पे इनके द्वारा प्रमुखता से अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उनका सबसे जो प्रसिद्ध प्रस्ताव था, जो कि आगे चल के कह सकते हैं कि 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पे विस्तार के लिए था। तो इसीलिए दोनों ये बिल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक, और दूसरा है द टाउन प्लानिंग बिल। 1937 के चुनाव के बाद 1937 के चुनाव के बाद गठित
मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग देखिए उस समय सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ये भी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, एक राजनीतिज्ञ, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक समाजवादी भी थे। क्योंकि इनका धर्म देख पा रहे हैं, इस्लाम से संबंधित रखते थे, तो इनको कभी कभी एक इस्लामिक समाजवादी के रूप में भी वर्णित किया जाता था। वर्तमान में देखें तो कहाँ के एग्जैक्ट इनका जो घर है, ठीक है, उनका जो राज्य है यहाँ पे, ये हो जाएगा यूपी का। यूपी में एक बाराबंकी ज़िला है, बाराबंकी ज़िला, ठीक है, वहीं से बिलोंग करते थे। और 1937 के चुनाव के बाद आपको ध्यान होगा प्रांतों में जो चुनाव हुआ था, यूपी में गठित मंत्रालय में रफ़ी अहमद किदवई को यहाँ पे वित्त विभाग सौंपा गया था। वित्त विभाग सौंपा गया था। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो 1956 में यहाँ पे रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार भी यहाँ पे शुरू किया गया था। और जैसे कि आपको पता है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा 1956 में कृषि क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक पुरस्कार है, इन्हीं के नाम पे यहाँ पे दिया जाता है। हर दूसरे साल यह वितरित किया जाता है, जिसमें पदक, प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार सब यहाँ पे होता है। इसमें एक और नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कैलाश नाथ काटजू का। इसे भी हम लोग जान लेते हैं। कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा या फिर कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएगा, और केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। बस ध्यान रखिएगा आप लोग, कैलाश नाथ काटजू। इनके द्वारा भी स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया था, और काफ़ी ये भी उस आंदोलन में एक्टिविटी किए हुए थे, जिसकी वजह से इनको कई सालों के लिए जेल में, ठीक है, जाना पड़ा था। एक और नाम है मोहम्मद इब्राहिम। यह एक सूडानी ब्रिटिश अरबपति व्यवसायी थे, बिजनेसमैन, ठीक है। वह लंदन बिजनेस स्कूल के अफ्रीका क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष है और दूसरे तरफ यहाँ पे सत्र का स्थान दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी, तो डॉक्टर M.A. अंसारी हो जाएगा 1927 में, देखेंगे मद्रास में आयोजित किया गया था, ठीक है, और अंसारी के द्वारा ही उसकी अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद है यहाँ पे पुरुषोत्तम टंडन, ये हो जाएगा नासिक। सरोजनी नायडू यहाँ पे हो जाएगा कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे हो जाएगा हरिपुर, ठीक है। तो आसान है, यहाँ पे जितने भी अधिवेशन दिया हुआ है कांग्रेस का, काफ़ी फेमस अधिवेशन है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया हुआ था? तो 1857 का विद्रोह एकदम गया था, 1858 का एक लाया गया। जल्दी ही अंग्रेजों को ये महसूस हो गया कि भारतीयों को भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। तो 1861 का यहाँ पे अधिनियम जब लाया गया, तो इसी में देखेंगे यहाँ पे, इसी में पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया हुआ था। अब इसमें देखेंगे तो परिषद के कार्यकारी कार्यों के लिए एक 5वां सदस्य भी इसमें जोड़ा गया था। 5वां सदस्य भी जोड़ा गया था, और जितना भी डिपार्टमेंट था, जैसे कि गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त, ठीक है, इन सारे के लिए यहाँ पे 5 सदस्य हुआ करते थे उस समय। क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय जो वायसराय था यहाँ पे, कैनिंग ही यहाँ था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, और इसने पोर्टफोलियो प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत कर दी। कई बार ये भी पूछा जाता है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की? एक होता है ना यहाँ पे, एक विभाग का पूरा जिम्मेदारी सौंप देना,
तो कैनिंग के समय ही यहाँ पे शुरू किया गया था और इसमें भारतीयों को भी मौका मिला। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है। विधायी उद्देश्यों के लिए देखेंगे तो गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। अब 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य यहाँ पे होने लगे थे और इसमें देखेंगे तो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत भी किया जाता था और इनमें कम से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी, अर्थात उसमें ब्रिटिश भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार डैश डैश में स्थापित की गई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये शुरू देखिए स्थापित किया गया था अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार। ध्यान रखिएगा, अस्थायी सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे बात की जा रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आती है तो सिंगापुर में आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, लेकिन प्रथम जब पूछे तो अफगानिस्तान में। अब ये जो भारत की अस्थायी सरकार थी, टाइम पीरियड यहाँ पे इसका 1 दिसंबर 1915 को 1 दिसंबर 1915 को काबुल में अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार थी जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता समिति द्वारा केंद्रीय शक्तियों के समर्थन से इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरी तरीके से भारतीय आंदोलन के लिए अफ़गान अमीरों के साथ साथ, चूँकि अफ़गान जो अमीर थे, माने अफ़गानिस्तानियों का भी तो स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। अंग्रेज लोग वहाँ भी हस्तक्षेप करते थे और अंग्रेज़ों के लिए समस्या था उत्तर भारत, जो भी उत्तर पश्चिम भारत है, जो कि द्वार था अफ़गानिस्तान ही, वहाँ से बाहर के लोग जैसे कि रूस हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ से वो लोग इंटर कर सकते थे। तो ये डर तो अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे लगा रहता था। तो इसीलिए माना जाता है कि 1 दिसंबर 1915 को जब अस्थायी सरकार यहाँ पे बनाई गई तो इसमें रूस, चीन, जापान, अफ़गानिस्तान के जो भी अमीर थे उनका समर्थन यहाँ पे हासिल किया गया था। और इसमें देखेंगे तो पूरा को पूरा यहाँ पे पद का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। जैसे कि इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, राष्ट्रपति के रूप में महेंद्र प्रताप को चुना गया था, महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री, यही सवाल पूछा जाता है कितने बार, तो स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे तो मौलाना बरकतुल्ला। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा गृह मंत्री किसे बनाया गया था, तो देवबंदी मौलवी उबैदुल्ला। मौलवी में लिख देता हूँ, मौलवी उबैदुल्ला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन देखिए आगे चल के चल नहीं पाया क्योंकि इस अस्थायी सरकार को अफ़गान सरकार के आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं, इसीलिए ये सब बना हुआ था। लेकिन अमीरों ने आगे चल के खुल के इससे समर्थन करने से इनकार कर दिया था अंग्रेज़ों के दबाव में आके। इसीलिए यहाँ पे 1919 तक आते आते अफ़गानिस्तान से इसे वापस लेने के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ा था इस अस्थायी सरकार को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर के एकांतवास से यहाँ पे बाहर निकाला हुआ था? तो देखेंगे स्वदेशी आंदोलन है, स्वराज्य आंदोलन है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये सारे के सारे ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया ही किया था। जैसे कि शुरुआत से आप लोग देख लीजिए, जो भी महिलाएं थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया ही किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना देना, करों का भुगतान न करना, इन सारी गतिविधियों पे भाग लिया ही लिया था। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन को ले लीजिए आप लोग, 1905 में जब शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, तो उसमें भी पार्टिसिपेट यहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया गया। वैसे ही यहाँ पे स्वराज है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कहाँ नहीं हुआ ये देखिए अपना, हर जगह भारत छोड़ो आंदोलन तक यहाँ पे हुआ ही हुआ। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी।